आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास 11th है। ये 11 क्लासों में हमने बहुत कुछ कंप्लीट करा है। आज 11 क्लास में आप देख लीजिए, संविधान की अनुसूची बताएंगे और इसमें बताएंगे कि समाधि स्थल की किसके किसके इंपॉर्टेंट हैं, और जो है यहाँ पे पढ़ेंगे क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी। 2 से 3 प्रश्न बनते सकते हैं। क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान की बात करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है। यहाँ पे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए अनुसूची भी बताया गया है, तो अनुसूची में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या संशोधन हुए, और कौन कौन से प्रशासनिक कार्यों के बारे में, किसका वेतन होगा, भत्ता होगा, कौन सी अनुसूची में, तो इन सब के बारे में बताया गया है। तो हम पहले पढ़ेंगे अनुसूची। तो अनुसूची से आपके एक प्रश्न आ सकता है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर टिक लगवा देंगे। अब हम बात करेंगे जो संविधान निर्माण हुआ था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है, तो उस दिन संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 14 अनुसूचियां थी। 14 अनुसूचियां नहीं थी, 8 अनुसूची थी, सॉरी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन 14 अनुसूची नहीं थी, 14 भाषाएं थी, और बाद में चल करके 22 भाषाएं हुई, जो हम अभी अनुसूची 8 में पढ़ेंगे। तो अनुसूची 8 थी उस समय मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हो जाती, तो वर्तमान संविधान में कितनी हो जाती, 12 हो जाती। 12 अनुसूचियां हो जाती हैं, और हम 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। अब जानते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में संघ शासित, यहां पे हमने क्या लिखा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अर्थात क्या है, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा राज्य, संघ शासित प्रदेश के बारे में जो है उनके राज्य सीमा वर्णन, उनके नामों के बारे में वर्णन मिलता है। तो आपको सबसे पहले क्या याद कर लेना है कि राज्य के बारे में वर्णन, राज्य के नामों के बारे में, सीमा क्षेत्र के वर्णन, तो किसमें होता है, अनुसूची 1 में होता है। फिर अनुसूची 2 किससे आती है, आप कैसे याद कर लेते हैं कि वेतन से संबंधित है। तो वेतन और पेंशन और भत्ता, वेतन है, पेंशन है, जैसे विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, भारत का राष्ट्रपति हो सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इनके वेतन व पेंशन व भत्ते के बारे में अनुसूची 2 में वर्णन है। अनुसूची 3 में क्या है, इनके शपथ के बारे में वर्णन है, क्या शपथ लेंगे, तो अनुसूची 3 में वर्णन है। जैसे राष्ट्रपति शपथ लेता है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेता है, अनुच्छेद बताइए। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ दिलाई जाती है, देख सकते हैं। तो इसी तरह शपथ जितने अधिकारी लेंगे, तो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ हो जाता है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ हो जाता है। फिर अनुसूची 4 के बारे में बात करेंगे। तो अनुसूची 4 क्या हो सकता है, विभिन्न राज्यों के जो होता है, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में जो होता है, विभिन्न राज्यों जैसे राज्य होते हैं उनकी विधानसभाओं में सीटों का आवंटन होता है। राज्यसभाओं में, विधानसभाओं में सीटों का आवंटन होता है। जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, तो ये हमने विशेष लिए, विशेष संघ शासित प्रदेश लिए। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, वेतन पेंशन याद कर सकते हैं और शपथ आप याद कर सकते हैं। पहला तो याद ही हो जाएगा आपसे। अनुसूची 5 क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन के बारे में बताएगा। अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन व उपबंध के बारे में बताया गया है। यह इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यह अनुसूची 6 काफी इंपॉर्टेंट है कि विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में जहां प्रावधान बताया गया है। विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कौन से होते हैं, असम होता है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये विशेष कौन से होते हैं, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र होते हैं अनुसूची 6 में जिनका वर्णन होता है। तो आपको दूसरी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है वेतन व पेंशन के बारे में। और क्या इंपॉर्टेंट है, अनुसूची 5 इंपॉर्टेंट है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन में, अनुसूची 5 नहीं, अनुसूची 6 जो है इंपॉर्टेंट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का प्रावधान दिया गया। अनुसूची 7 क्या है, इसमें सूचियां बताई गई। इसमें क्या है, सूचियां बताई गई। सूचियां इसे अनुसूची 7 में कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिल जाएगा संघ राज्य संबंध। संघ मतलब केंद्र और राज्य मतलब संबंध, तो संघ राज्य संबंध भी मिल सकता है अनुसूची 7 का। तो अनुसूची 7 क्या है, संघ क्या है, राज्य क्या है। इसमें 3 सूचियां मिलती हैं आपको, संघ मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो होता है उसमें केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची जो होता है, राज्य सूची क्या होता है भाई,
तो राज्य सूची जो होता है जिसमें राज्य कानून बनाएगा, लेकिन समवर्ती सूची में दोनों संयुक्त होकर या मिलकर कानून बनाते हैं। तो संयुक्त में कौन आ जाता है? केंद्र और राज्य दोनों आ जाते हैं। केंद्र और राज्य जो है दोनों आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षा आपसे पूछा जाता है किस सूची का विषय, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय, जिसमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब बात करेंगे अनुसूची 8 के बारे में, जो काफी कुछ ना याद कीजिएगा। अनुसूची 8 के बाद जितनी जोड़ी गई है, अनुसूची 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, ये चारों याद कर लीजिएगा। अनुसूची 8 में क्या बताया गया है कि भाषा से संबंधित है। जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। तो वो 8 कौन सी जोड़ी गई, उनके बारे में हम जानेंगे। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है। 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है। उसमें क्या होता है कि 15वीं भाषा जोड़ी जाती है। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा जाता है। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा जाता है। तो भाई 22 कैसे हुई, यह आपके मन में प्रश्न होगा। तो अभी पढ़ते जाइए। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा जाता है। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 होता है। 1992 71वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें नमक को जोड़ा जाता है। नमक अर्थात क्या होता है? नमक, आप ऐसे लिखिएगा, नमक होता है। हमने बता दिया, ट्रिक बताया हमने। तो नमक को जोड़ा जाता है 71वां संविधान संशोधन। तो नेपाली है, नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी, म से मणिपुरी, और का से क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा? कोंकणी हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 3 18 हो गई, अर्थात नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा जाता है। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा जाता है, तब 18 हो जाती है। 22 कब हुई? 92वां संविधान संशोधन 1904 को। 92वां, एक आप ट्रिक याद कर सकते हैं, डीबीएमएस याद कर सकते हैं। डीबीएमएस, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप सोच रहे होंगे, लेकिन वो नहीं होगा। यहां पे हम आपको ट्रिक बताएंगे कि यहां पे 15 हो गई, 3 18 हो गई, 4 होंगी, तो ये 4 जोड़ी गई। डीबीएमएस याद कीजिए। तो डी से क्या हो जाएगा? डोंगरी हो जाएगा। डी से क्या, ये भाषा आप याद नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ट्रिक से आप याद कर सकते। डोंगरी हो जाएगा, बोडो हो जाएगा, बी से बोडो हो जाएगा, और एम से मैथिली हो जाएगा, यम से मैथिली हो जाएगा, यस से क्या हो जाएगा? यस से संथाली हो जाएगा। यस से संथाली हो जाएगा। या आप बिल्कुल रट सकते हैं, या ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, ट्रिक द्वारा आपको पूरी भाषाएं याद करा दी गई। 14 भाषाएं आप पहले ही थी, यह आपको पता होना चाहिए। फिर 8 कौन सी जोड़ी गई, इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा जाता है, लेकिन 71वां संविधान संशोधन 1992 नमक को जोड़ा जाता है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा जाता है। लेकिन 92वां संविधान संशोधन 1904 में 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, डीबीएमएस, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। तो आपको यह समझ में 8 अनुसूची। अब हम पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून के रूप से संबंधित है। दल बदल कानून, यह राजीव गांधी जी की सरकार में था। दल बदल कानून, आपको केवल इतना याद रखना है, यहां से यही प्रश्न पूछा जाएगा, दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची। तो अनुसूची 10 हो जाएगी, या आपको याद कर रखे रहना। अनुसूची 11 काफी इंपॉर्टेंट है, 12 इंपॉर्टेंट। अनुसूची 11 क्या है? पंचायत से संबंधित है। अनुसूची 11 क्या है? पंचायत से संबंधित है, और पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। पंचायत को अनुसूची 11 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। यह आपसे पूछा जाता है कि पंचायत को संविधान में कब शामिल किया गया, तो संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, और कि अनुसूची 11 में कब शामिल किया गया, यह प्रश्न बन सकता है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या होता है? 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात है, जब जो पंचायत थी उसे संविधान में शामिल किया जाता है अनुसूची 11 में।
73वां संविधान संशोधन 1992 में। अब बात करते हैं नगर पालिका जो है, नगर पालिका किस अनुसूची में, जैसे पंचायत आ गई अनुसूची 11 में, 11 याद कीजिए, 11 पंचायत से संबंधित है, ऐसा याद कीजिए। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायत को संवैधानिक, संविधान में जो वर्णित होता है उसे संवैधानिक कहा जाता है, तो संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुसूची 12 क्या है, नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है, इसे भी संवैधानिक दर्जा दिया गया, 1992 में संविधान में शामिल किया गया, अर्थात 74वां संविधान, 73 यहां हो गया था, फिर 74 हो गया, सन एक ही है, तो ये दोनों आप याद सकते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका को शामिल किया जाता है, ये समझ में आ गई। तो अनुसूची 12 कंप्लीट हो गई, जिसमें आपको 8 तक इधर कंप्लीट कराए, फिर जो 4 और थी उसको हमने कंप्लीट कराया, 2 और थी इंपॉर्टेंट, वो 9 10 11 9 कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, 10 11 12 इंपॉर्टेंट थी, तो ये हमने इंपॉर्टेंट कराया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इससे अनुसूची से प्रश्न आएगा तो यही भाषा से, जहां तक है उम्मीद पूरी है कि आपकी में कहां से आएगा, भाषा से संबंधित प्रश्न आएगा या तो यहां से प्रश्न आएगा, ये 3 अनुसूचियों से, इससे बाहर नहीं आएगा। ऊपर का मत पढ़िए, लेकिन ये भाषा वाला आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफियों के बारे में। आज के एग्जाम में बार बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपके बार बार प्रश्न पूछा गया है क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी। आपसे पूछा गया था 2020 में कि दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हो जाती है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हो जाती है। कूच बिहार ट्रॉफी पिछले साल के एग्जाम में ही पूछा गया है, कूच बिहार ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो कूच बिहार ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है, सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। ईरानी कप किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। विजय हजारी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से हो जाएगी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एक प्रश्न यहां से आना निश्चित है। जीडी बिरला ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। चार मीनार चैलेंज कप किससे संबंधित है, तो यह भी क्रिकेट से है। शीश महल ट्रॉफी आपसे पूछा जाएगा, तो शीश महल ट्रॉफी किससे संबंधित है, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। रानी झांसी ट्रॉफी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। एक हमने डाल दिया बिजली ट्रॉफी, बिजली ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, शीश महल ट्रॉफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। सीके नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये 5-6 इंपॉर्टेंट, लेकिन लिख सभी लीजिएगा क्योंकि ये आपके सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बीएड एंट्रेंस में तो इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं, बार बार ही रिपीट किया इसी में से। तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी हो जाती है, तो इन्हें आप याद कर लीजिए। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, और जो है रानी झांसी ट्रॉफी, ईरानी कप, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। सीके नायडू ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी शायद अब की क्या बार पूछा जा सकता है। अब यहां पे हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण समाधि स्थल के बारे में। तो समाधि स्थल के बारे में जानेंगे कि राजघाट किसका समाधि स्थल है। भाई महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहां है, राजघाट में हो जाएगा। राजघाट में कहां हो जाएगा, राजघाट में महात्मा गांधी। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो राजघाट के नाम से जाना जाता है। अब विजय घाट, विजय घाट किसका समाधि स्थल है, किस प्रतिष्ठित आदमी का है, तो बताइए विजय किसकी होगी, विजय कौन होगा, तो विजय वो होगा बहादुर होगा, जो विजय होगा। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की जो है समाधि स्थल का क्या नाम है, विजय घाट हो जाएगा, विजय घाट हो जाएगा। अब बात करेंगे शक्ति स्थल, शक्ति किसके पास है भाई, शक्ति स्थल की बात करेंगे तो शक्ति किसके पास है, ये आप ध्यान रखिए, शक्ति किसके पास है। तो शक्ति स्थल की बात की जा रही है तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। शक्ति स्थल क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है, बताइए किसान घाट किसका समाधि स्थल है, तो किसान कौन होते हैं, चौधरी, चौधरी जमींदार होते थे, तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह क्या होंगे, किसान घाट हो जाएंगे। किसान घाट किसका समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का,
चौधरी चरण सिंह का हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, समझा के बता रहे हैं। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का है। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल हो जाएगा। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? बताइए। वीरभूमि शायद आप लोग जान रहे हो किसका होगा, तो राजीव गांधी जी का हो जाएगा। राजीव गांधी जी का क्या हो जाएगा समाधि स्थल? वीरभूमि हो जाएगा, वीरभूमि हो जाएगा। अब चैत्य भूमि किसका है? तो संविधान के पिता भी हैं, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं क्या संविधान के पिता भी कहे जाते हैं, और इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? चैत्य भूमि नाम है, चैत्य भूमि नाम है। अब बात करते हैं मणिकर्णिका या महाप्रयाग किसका समाधि स्थल है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनके समाधि स्थल का क्या नाम था? महाप्रयाग या मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है। कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? तो कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल हो जाता है। कर्मभूमि किसका हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल हो जाएगा। एक और है समता स्थल। समता स्थल किसका हो जाएगा? जगजीवन राम का हो जाएगा। जगजीवन राम जी का क्या हो जाएगा? समाधि स्थल हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप याद कीजिए। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी का स्थल, और वीरभूमि राजीव गांधी जी का समाधि स्थल हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट ये सभी है, 5 ही 6 तो है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताना। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 10 क्लास और पीछे अपलोड है, जाकर के देख लीजिए। मात्र 2-2.5 घंटे की क्लास होंगी, और यह सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।